हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाहौर के पुराने मोहल्ले में जहाँ संकरी गलियाँ और पुरानी हवेलियाँ अभी भी अपनी कहानियाँ सुनाती हैं, वहाँ रहती थी आरजू। उम्र बस 21 साल की थी। उसके पिता सरकारी स्कूल में टीचर थे और माँ घर संभालती थी। आरजू ने बीए किया था और अब एक छोटी सी ऑनलाइन ट्यूशन क्लास चलाती थी। उसके जीवन में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक दिन उसकी मुलाकात नहीं हुई रेहान से। रेहान पड़ोस की नई बस्ती में रहता था। वह एक छोटी सी आईटी कंपनी में जूनियर डेवलपर का काम करता था। दिन में कोट लिखता, शाम को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल पर घूमता। दोनों की पहली मुलाकात एक किताबों की दुकान में हुई। आरजू उड़ान नाम की किताब ढूंढ रही थी और रेहान ने वही किताब हाथ में ली। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने कहा, "ये किताब पढ़ चुका हूँ, बहुत अच्छी है, सपनों के बारे में है।" आरजू ने शर्माते हुए किताब ले ली और बस इतनी सी बात पर बात बढ़ गई। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। शुरू में सिर्फ मैसेज, फिर कभी कभी फ़ोन पर। रेहान को आरजू की सीधापन पसंद आया। वह किताबें पढ़ती थी, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती थी। आरजू को रेहान की मेहनत भाती थी। वह अपनी माँ की बीमारी के बावजूद काम करता था और कभी शिकायत नहीं करता था। दोनों के बीच एक अजीब सा सुकून था। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस एक दूसरे की आवाज़ सुनकर अच्छा लगता था। एक शाम बारिश के मौसम में रेहान ने आरजू को मैसेज किया, "आज छत पर आओ, चाय पीते हैं।" आरजू ने हिचकिचाते हुए हाँ कह दिया। दोनों छत पर बैठे। लाहौर की बारिश की बूंदें छत पर गिर रही थीं। रेहान ने कहा, "आरजू, तुम्हारे साथ बातें करते हुए समय कैसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता।" आरजू ने आंखें झुकाकर जवाब दिया, "मुझे भी लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त मिल गया हो।" उस पल दोनों के दिल में कुछ और ही महसूस हो रहा था। रेहान ने धीरे से उसका हाथ थामा नहीं, बस नज़रों से देखा। आरजू की सांसें थोड़ी तेज़ हो गईं, लेकिन वह मुस्कुरा दी। दिन गुजरते गए। रेहान का ऑफिस का काम बढ़ गया। वह रात देर से घर लौटता। आरजू की ट्यूशन क्लास भी अच्छा चल रही थी। दोनों रोज़ एक दूसरे को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहते। कभी कभी रेहान आरजू के लिए उसके पसंदीदा हलवाई की मिठाई भिजवा देता। आरजू उसे अपनी क्लास की छोटी छोटी सफलताएं बताती। धीरे धीरे उनकी बातों में एक गहराई आ गई। रेहान सोचता, "यह लड़की मेरे सपनों जैसी है।" आरजू सोचती, "इसके साथ भविष्य कैसा होगा पता नहीं, लेकिन आज अच्छा लग रहा है।" लेकिन असली ज़िंदगी में सपने हमेशा सीधे नहीं चलते। रेहान की कंपनी में एक नई लड़की ज्वाइन हुई, सारा। सारा बहुत तेज़ तर्रार थी। वह रेहान के साथ प्रोजेक्ट पर काम करती थी। ऑफिस में अफवाहें उड़ने लगीं कि रेहान और सारा साथ घूमते हैं। एक दिन किसी ने रेहान की मोटरसाइकिल पर सारा को बैठते देख लिया और फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। कैप्शन था, "नई जोड़ी।" वो फ़ोटो आरजू तक भी पहुंच गई। आरजू ने फ़ोटो देखी तो उसका दिल बैठ गया। उस रात उसने रेहान को मैसेज किया, "क्या ये सच है?" रेहान ने तुरंत कॉल की, "आरजू, वो सिर्फ ऑफिस की सहकर्मी है, प्रोजेक्ट डेडलाइन थी, हम लेट हो गए थे, मैंने उसे घर ड्रॉप किया, बस।" लेकिन आरजू का मन नहीं माना। वह सोचने लगी, "मैं इतनी साधारण हूँ, शायद वह बेहतर किसी को पसंद करे।" उसने बातें कम कर दीं, जवाब देना देर से करने लगी। इधर आरजू के घर में भी तूफान आ गया। उसके चाचा ने एक दिन देख लिया कि आरजू रेहान से बात कर रही है। चाचा ने माँ से कहा, "ये क्या चल रहा है? लड़की की इज्जत का सवाल है, हमारी बिरादरी में क्या कहेंगे?" माँ ने आरजू को समझाया, "बेटी, हम गरीब हैं, तेरे पापा की पेंशन पर गुजारा है, रेहान का घर भी साधारण है, लेकिन अफवाहें फैल गईं तो तेरी शादी में दिक्कत आएगी।" आरजू चुप रही, लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक दिन रेहान ने आरजू से मिलने का प्रस्ताव रखा। पार्क में मिले। रेहान ने कहा, "आरजू, मुझे पता है तुम नाराज़ हो, लेकिन विश्वास करो, सारा सिर्फ दोस्त है, वो शादीशुदा है।" आरजू ने आंसू पोंछते हुए कहा, "रेहान, मैं डर रही हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले मानेंगे नहीं, और वो फ़ोटो सब देख रहे हैं।" रेहान ने गहरी सांस ली, "तो क्या हम अपनी खुशी दूसरों की अफवाहों पर छोड़ दें? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार,
लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि परिवार और समाज ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। उस रात आरजू सो नहीं पाई। वह सोच रही थी कि प्यार क्या सिर्फ रोमांस है या जिम्मेदारी भी। सुबह उसने फैसला किया कि वह रेहान से दूर रहेंगी, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। उसी बीच एक और मुसीबत आ गई। आरजू की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन की ज़रूरत है, खर्चा काफ़ी होगा। घर में पैसे नहीं थे। आरजू ने रोते हुए रेहान को फ़ोन किया। रेहान बिना कुछ कहे अस्पताल पहुंच गया। उसने अपनी सारी बचत और कुछ उधार लेकर मदद की। ऑपरेशन सफल रहा। माँ ठीक होने लगी, लेकिन अब बिरादरी में खबर फैल चुकी थी कि आरजू किसी लड़के से मिल रही है और उसने पैसे भी लिए। कुछ रिश्तेदारों ने कहा, यह तो गलत रास्ता है। चाचा ने आरजू को डांटा, तुम्हारी वजह से परिवार की इज्जत पर दाग लग रहा है। आरजू चुपचाप सुनती रही। रेहान ने भी सुना तो बहुत दुख हुआ। उसने आरजू से कहा, मैंने सिर्फ मदद की थी, लेकिन लोग तो कुछ और ही समझ रहे हैं। अब स्थिति और बिगड़ गई। रेहान की कंपनी में भी अफवाह फैली कि वह किसी लड़की के लिए पैसे खर्च कर रहा है। बॉस ने उसे चेतावनी दी। सारा ने भी रेहान से कहा, तुम सावधान रहो, कोई फर्जी स्क्रीनशॉट या मैसेज बनाकर ब्लैकमेल कर सकता है। रेहान ने आरजू को सब बताया। दोनों ने फैसला किया कि कुछ दिनों के लिए बातें कम करेंगे, लेकिन दिल टूट रहा था। एक दिन आरजू के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें रेहान की पुरानी तस्वीर थी और कुछ एडिटेड ऑडियो, जिसमें लग रहा था कि रेहान किसी लड़की से गलत बातें कर रहा है। मैसेज में लिखा था, ये सबूत हैं, अगर तुमने रेहान से बात की तो ये सब सोशल मीडिया पर डाल दूंगा। आरजू डर गई। उसने सोचा कि शायद कोई दुश्मन है। वह रेहान को कुछ नहीं बताई, अकेले रोई। लेकिन सच्चाई सामने आने वाली थी। रेहान की कंपनी के एक साथी ने बताया कि सारा के एक्स बॉयफ्रेंड ने बदला लेने के लिए ये सब किया है। उसने फर्जी स्क्रीनशॉट और ऑडियो बनाए थे ताकि रेहान की ज़िंदगी बर्बाद हो। सारा ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने जांच की और सच्चाई सामने आई। वो शख्स पकड़ा गया। आरजू ने जब ये सुना तो उसका दिल पछतावे से भर गया। उसने रेहान से माफ़ी मांगी। मैंने तुम पर शक किया, अफवाहों में आ गई, माफ़ कर दो। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, आरजू, प्यार में विश्वास सबसे ज़रूरी है, लेकिन ज़िंदगी में परिवार और इज्जत भी है। हम दोनों को मिलकर रास्ता निकालना होगा। धीरे धीरे दोनों ने अपने परिवारों से बात की। आरजू की माँ ने देखा कि रेहान कितना सच्चा और जिम्मेदार है। रेहान के घर वालों ने भी आरजू की सादगी और मेहनत को सराहा। दोनों परिवारों ने मिलकर फैसला किया कि शादी के लिए समय आएगा तो देखेंगे, लेकिन अभी दोनों दोस्त की तरह रह सकते हैं। अफवाहें धीरे धीरे कम हो गईं। लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। समय बीतता गया। आरजू ने अपनी ट्यूशन क्लास को बड़ा किया। रेहान ने प्रमोशन पाया। दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन बिना किसी जल्दबाजी के। बारिश की एक शाम फिर दोनों छत पर बैठे। रेहान ने कहा, आरजू, वो तूफ़ान हमें मजबूत बना गया। अब मैं समझता हूँ कि प्यार सिर्फ दिल की धड़कन नहीं, बल्कि साथ निभाना भी है। आरजू ने हल्के से सिर हिलाया। और मैंने सीखा कि अफवाहों से डरकर अपना विश्वास मत खोना। सच्चाई हमेशा सामने आती है। दोनों की ज़िंदगी में शांति लौट आई। परिवार खुश था। समाज ने भी मान लिया कि दोनों साफ सुथरे रिश्ते में हैं। रेहान और आरजू ने तय किया कि जब सही समय आएगा तो शादी करेंगे, लेकिन अभी वे एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि प्यार में विश्वास और समझ बहुत ज़रूरी है। अफवाहें और सोशल मीडिया की दुनिया हमें आसानी से तोड़ सकती है, लेकिन सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतता है। परिवार की इज्जत और अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। गलतियां करने पर पछतावा करना और सुधारना ही इंसान को बेहतर बनाता है। सच्चा प्यार वो नहीं जो जल्दी में फैसले ले, बल्कि वो जो मुश्किलों में भी साथ निभाए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। अलविदा। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स ने अवामी राय, इलेक्शन ट्रस्ट और सच्चाई के तस्वुर को गहरी चोट पहुंचाई है। आज के दौर में जंग सिर्फ सरहदों, फ़ौजों या इक्तिसादी दबाव तक महदूद नहीं रही, बल्कि मालूमात की दुनिया भी एक बैटलफील्ड बन चुकी है। जो कूम नैरेटिव को कंट्रोल करती है, वो अक्सर लोगों के ज़हन, उनके वोट और उनके सियासी फ़ैसलों पर भी असर अंदाज करती है।
इसीलिए डिसइंफॉर्मेशन यानी जानबूझकर गलत, अधूरी या गुमराहकुन मालूमात फैलाना दुनिया भर की सियासत का एक खतरनाक हिस्सा बन चुकी है। डिसइंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यह अवामी राय को आर्टिफिशियल तरीके से शेप करती है। डेमोक्रेसी का बुनियादी उसूल ये होता है कि लोग सच्ची और मुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर अपनी राय बनाएं। लेकिन जब सोशल मीडिया, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स, फेक न्यूज़ वेबसाइट्स, डॉक्टर्ड वीडियोस, एडिटेड क्लिप्स और बोट अकाउंट्स के ज़रिए झूठी कहानियाँ आम कर दी जाती हैं, तो आम आदमी के लिए सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। नतीजा यह निकालता है कि पब्लिक ओपिनियन नेचुरल तरीके से डेवलप नहीं होती, बल्कि मैनिपुलेट की जाती है। लोग किसी पॉलिसी, लीडर या पार्टी के हक में या खिलाफ इसलिए नहीं होते कि उन्होंने हकीकत समझ ली, बल्कि इसलिए कि उन तक जो चीज़ सबसे ज़्यादा पहुंची वो अक्सर गुमराहकुन थी। आज का डिजिटल इकोसिस्टम डिसइंफॉर्मेशन के लिए आइडियल ज़मीन बन गया है। पहले प्रोपागेंडा को फैलाने के लिए अखबार, रेडियो या स्टेट टेलीविज़न की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब सिर्फ एक वायरल पोस्ट, एक फेक स्क्रीनशॉट या एक इमोशनल वीडियो काफ़ी होता है। एल्गोरिदम्स भी इस प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो वही कंटेंट ऊपर लाते हैं जो ज़्यादा रिएक्शन पैदा करे। गुस्सा, दार, नफ़रत और शौक पैदा करने वाली पोस्ट्स सच्ची रिपोर्टिंग से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं। इस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने न सिर्फ झूठ को एम्पलीफाई किया है, बल्कि उसे प्रॉफिटेबल भी बना दिया है। जितना सेंसेशनल कंटेंट होगा, उतने क्लिक्स और उतनी एंगेजमेंट होगी। यानी सच अक्सर स्लो होता है, जबकि झूठ फ्लैशी और वायरल होता है। इलेक्शन ट्रस्ट पर इसका असर और भी ज़्यादा खतरनाक है। इलेक्शन किसी भी जमहूरी निज़ाम की लेजिटिमेसी का मरकज़ होता है। अगर लोगों को ये यकीन ही ना रहे कि वोट फेयर है, काउंटिंग ट्रांसपेरेंट है या सिस्टम न्यूट्रल है, तो पूरा डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क हिल जाता है। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स इलेक्शन से पहले वोटर्स को कंफ्यूज करती हैं, इलेक्शन के दौरान पोलराइजेशन को भड़कती हैं और इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स को सस्पेक्ट बनाती हैं। बहुत सी सोसाइटीज़ में हम देख चुके हैं कि फ़ेक क्लेम्स, रिगिंग के बेबुनियाद इल्ज़ाम, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स और मैनिपुलेटेड क्लिप्स ने लोगों के अंदर सिस्टम के खिलाफ बेएतिमादी पैदा की। जब आदमी को लगता है कि उसका वोट मैटर नहीं करता या फिर हर नतीजा पहले से सेट होता है, तो वो या तो सियासत से दूर हो जाता है या फिर एक्सट्रीम रिएक्शंस की तरफ चला जाता है। डिसइंफॉर्मेशन का तीसरा और शायद सबसे गहरा नुकसान सच्चाई के तस्वुर को कमज़ोर करना है। ये सिर्फ इतना नहीं करती कि लोग किसी एक झूठ पर यकीन कर लें। इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ होती ही नहीं। हर खबर प्रोपेगेंडा लगती है, हर रिपोर्ट पेड लगती है, हर एक्सपर्ट बायस्ड लगता है और हर इंस्टीट्यूशन क्वेश्चनेबल लगता है। यानी डिसइंफॉर्मेशन का फाइनल गोल अक्सर सिर्फ लोगों को एक झूठ मनवाना नहीं होता, बल्कि उन्हें इतना कंफ्यूज कर देना होता है कि वो किसी भी सच पर यकीन करने के काबिल ही ना रहें। जब सोसाइटी इस नुक्ते पर पहुंच जाए तो फिर सिर्फ सियासी इदारे नहीं, बल्कि सोशल ट्रस्ट भी टूटने लगता है। इस प्रोसेस में पोलराइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स अक्सर एग्जिस्टिंग डिविजन्स को टारगेट करती हैं। कौमियत, मजहब, ज़ुबान, इमिग्रेशन, रेस, क्लास या आइडियोलॉजी। जहाँ पहले से शक और टेंशन हो, वहाँ झूठ ज़्यादा आसानी से जड़ पकड़ता है। एक ग्रुप को बताया जाता है कि दूसरा ग्रुप मुल्क का दुश्मन है, दूसरे को समझाया जाता है कि पहला ग्रुप उनकी आज़ादी ख़त्म कर देगा। इस तरह सोसाइटी हम और वो में बढ़ जाती है। जब पोलराइजेशन हद से बढ़ जाए तो फिर लोग फैक्ट्स को भी अपनी सियासी आइडेंटिटी की नज़र से देखते हैं। अगर उनके पसंदीदा लीडर ने कुछ कहा है तो वो सच है, और अगर मुखालिफ कैंप ने वही बात कही है तो वो झूठ है। यानी फैक्ट्स की कीमत उनके कंटेंट से नहीं, उनके सोर्स के सियासी रंग से तय होती है। इंटरनेशनल लेवल पर भी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स एक स्ट्रैटेजी के तौर पर इस्तेमाल होती रही हैं। कुछ स्टेट्स और सियासी एक्टर्स दूसरे मुल्कों की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलाते हैं। फेक अकाउंट्स, कोऑर्डिनेटेड नैरेटिव्स, साइबर लीक्स, सेलेक्टिव डॉक्यूमेंट डंप्स और टारगेटेड रूमर्स के ज़रिए किसी मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाती है। इससे सॉवरेंटी का ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट भी चैलेंज होता है। पहले मुदाखलत फ़ौजी या इक्तिसादी फॉर्म में समझी जाती थी, अब डिजिटल मैनिपुलेशन भी फॉरेन इन्फ्लुएंस का पावरफुल टूल बन चुकी है। किसी मुल्क को कमज़ोर करने के लिए हर बार जंग की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी उसके लोगों को एक दूसरे पर शक में मुब्तला कर देना ही काफ़ी होता है।
मीडिया इंस्टीट्यूशंस भी इस प्रेशर से महफूज नहीं रहे। ट्रेडिशनल जर्नलिज्म का रोल ये था कि वो फैक्ट्स वेरीफाई करे, कंटेक्स्ट दे और आवाम को रिलायबल मालूमात पहुंचाए। लेकिन जब मीडिया एनवायरनमेंट ओवर सैचुरेटेड, हाइपर पार्टिजन और स्पीड ड्रिवन हो जाए तो वेरिफिकेशन का वक्त कम हो जाता है। कुछ मीडिया हाउसेस रेटिंग्स के लिए सेंसेशनल नैरेटिव्स को पुश करते हैं, जबकि कुछ पर सियासी कैंप्स का असर होता है। इसीलिए आवाम का मीडिया पर ट्रस्ट भी कम हुआ है। और जब इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म पर ट्रस्ट कम होता है तो फेक इन्फ्लुएंसर्स, अनोनिमस पेजेस और कंस्पिरेसी चैनल्स के लिए जगह और बढ़ जाती है। इस सूरत हाल का हल सिर्फ सेंसरशिप नहीं हो सकता, क्योंकि फ्री स्पीच भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ की बुनियाद है। असल ज़रूरत मीडिया लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी, ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म रेगुलेशन, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकिंग और अकाउंटेबल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की है। लोगों को ये सिखाना होगा कि हर वायरल चीज़ सच नहीं होती, हर स्क्रीनशॉट असली नहीं होता और हर इमोशनल क्लेम एविडेंस पर मबनी नहीं होता। प्लेटफॉर्म्स को भी सिर्फ प्रॉफिट के हिसाब से कंटेंट एम्पलीफाई करने के बजाय सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा। सियासी पार्टीज़ और लीडर्स को भी अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए झूठ को वेपनाइज करने से रोकना होगा। आखिर में डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सिर्फ अवामी राय को डिस्टॉर्ट नहीं किया, बल्कि इलेक्शन ट्रस्ट को हिला दिया और सच्चाई के कलेक्टिव सेंस को भी कमज़ोर कर दिया है। यह डेमोक्रेसी के जिस्म पर नहीं, उसकी रूह पर हमला है। जब आवाम को सच से दूर, इंस्टीट्यूशन से बेइतिमाद और एक दूसरे से मुतनाज़िर कर दिया जाए तो सियासी निज़ाम ज़ाहिरी तौर पर ज़िंदा रहता है मगर अंदर से खोखला हो जाता है। इसीलिए डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ लड़ाई सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं, बल्कि डेमोक्रेटिक कल्चर, सिविक ऑनेस्टी और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की लड़ाई भी है।